Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 जुलाई 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पैनामा कैनाल को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20 को लेकर दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़। तो G20 ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया है एक प्लेटफॉर्म के तौर पर। वो प्लेटफॉर्म हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए होगा। वो सब आपस में मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या कुछ ऐसा है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं इंडिया की G20 जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो भारत की कई सारी प्राथमिकताएं हैं G20 ग्रुप को लेकर, उनमें से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पर भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर वहाँ पर भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अफ्रीका जो कि आज के समय पर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये अफ्रीका दो हिस्सों में बट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। तो आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, नहीं सुना है तो मैं आपको आज समझाऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है और अफ्रीका कहाँ से टूटकर दो हिस्सों में बट जाएगा, एक नया कॉन्टिनेंट हमको मिल जाएगा और बीच में यहाँ पर जो एक नया समुद्र है वो बनकर निकलेगा। थंबनेल पढ़कर लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब ये क्या है सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके पिक्चर्स के माध्यम से। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि पृथ्वी पर जैसे आज ये कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं, अलग अलग महाद्वीप बन चुके हैं, ये एक समय पर साथ में मिलकर एक ही बहुत बड़ा लैंड एरिया हुआ करता था। लगभग आज से 250 मिलियन साल पहले परमियन एज के समय पर, यानी परमियन काल में, ये जो अर्थ है हमारी वो कैसे दिखाई पड़ती थी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अभी आपको ना यहाँ पर इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये सब पूरा का पूरा एक हुआ करता था, ये पूरा पेंजिया कहलाता था। आज से 250 मिलियन साल पहले ये पूरा का पूरा पेंजिया कहलाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेंजिया आपस में टूटने लगा और ये टूट कर यहाँ पे कॉन्टिनेंट थोड़े थोड़े करके ये अलग अलग होने लगे। और टूटते टूटते सबसे पहले तो ये दो हिस्सों में अलग होता है। दो हिस्सों में कब अलग होता है, तो आज से 200 मिलियन साल पहले जो ट्रायसिक वाला काल था, ट्रायसिक के समय में यही जो पेंजिया है ये दो हिस्सों में टूट गया। एक तो बना ऊपर लॉरेशिया, टूटकर ये ऊपर चला गया, और नीचे वाला जो हिस्सा है टूटकर वो अलग हो गया, ये बना गोंडवाना। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों अलग अलग हो गए आज से 200 मिलियन साल पहले। बीच में तेथिस सी बनकर आता है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोसेस यहाँ पे रुका नहीं, अब ये फर्दर आगे टूट रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सिचुएशन टूटते टूटते कुछ इस प्रकार से नज़र आने लगी। यानी आज से लगभग 145 मिलियन साल पहले, यानी जुरासिक काल के समय पर, जुरासिक पीरियड के समय पर ये जो सिचुएशन है, जो ये दो हिस्से बट गए थे लॉरेशिया गोंडवाना, इनका और ज़्यादा डिवीजन हो गया, ये और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर बनकर निकलने लगे।
फिर उसके बाद में ये कहानी और ऐसे और आगे बढ़ती चली गई। फिर आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के समय पर इस प्रकार से आपको ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नजर आने लगे। अफ्रीका आपको दिखने लगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर का हिस्सा, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये सब थोड़े थोड़े करके अलग होने लगे। फिर आज प्रेजेंट समय पर, यानी आज के समय में, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो चुकी है। नॉर्थ अमेरिका अलग हो चुका है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका है, इंडिया है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है, ये सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये तो एक कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, बीच में मिडिल ईस्ट हो गया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये प्रेजेंट डे की सिचुएशन है। क्या यहाँ पे मामला रुक गया? नहीं। अभी क्या हो रहा है, अफ्रीका यहाँ से फिर से टूट रहा है, और यहाँ से टूट कर क्या होगा सिचुएशन, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका का, ये अलग हो जाएगा, और ये वाला अलग हो जाएगा। ये बहकर थोड़ा सा समुद्र के अंदर आ जाएगा, बीच में जो हिस्सा खाली होगा वहाँ पर समुद्र बन जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, कई सारी इमेजेस निकल कर आ रही हैं। जो बड़ी बड़ी दरारें हैं वहाँ पर, बहुत गहरी गहरी दरारें हैं, वो पड़ चुकी हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है ना, कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन है वो हुआ है। इसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, जिस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए हैं। अभी आपको पता होगा एक नया कॉन्टिनेंट फाउंड किया गया है, जीलैंड, है ना, जीलैंडिया। उसके बारे में मैंने आपको थोड़े दिनों पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, पढ़ाया था। इस प्रकार से जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो है डूबा पड़ा है समुद्र के अंदर में बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले मैंने शेयर की थी, वो अभी काम करनी है, अभी हम वो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से इमेजेस अफ्रीका से निकल कर आ रही है। ऐसी बड़ी बड़ी दरारें पड़नी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये दरारें कितनी बड़ी हो चुकी हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 3500 किलोमीटर, कितना, 3500 किलोमीटर लंबी जो यहाँ पर ये पूरी दरार है, ये फैलती जा रही है। और एक नया समुद्र बनने की जो संभावना है वो पूरी तरह से बन चुकी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दुनिया का जो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, ये 2 हिस्सों में बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। खैर, जल्दी का मतलब ऐसा नहीं है कुछ सालों में होने वाला है, नहीं, कई मिलियन लगने वाले हैं, कई मिलियन साल लगने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा अभी कि लॉरेशिया गोंडवाना से कैसे धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन हुआ, उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स लगे हैं। तो कुछ मिलियन साल लगेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि दरार काफ़ी लंबी हो चुकी है, 3500 किलोमीटर की लंबी दरार बन चुकी है। तो जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं वो काफ़ी साल पहले ही अफ्रीका महाद्वीप के एक बड़े हिस्से के टूटने की जो भविष्यवाणी है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाकई में अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट जाएगा। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म्ड हैं। ठीक है, अब इसके अंदर का थोड़ा प्रोसेस जानते हैं, ये काम कैसे करेगा। देखो, आपने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में दोस्तों 100% सुना होगा। ठीक है, तो वैसे तो आपको यहाँ पे अभी कॉन्टिनेंट्स ये देखने को मिलेंगे, ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना। ये अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट तैयार हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा टूट कर, समझ गए। तो अभी यहाँ पर अफ्रीका भी यहाँ से टूट रहा है, और टूटने के बाद में इस प्रकार से आप कह सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा, अफ्रीका का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि बीच बीच में कई से, जैसे रेड सी का नाम सुना होगा आपने, है ना। यहाँ पर बीच में आपको रेड सी देखने को मिलेगी, रेड सी के साथ साथ गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कैसे बना है? ये भी तो, ये जो प्लेट है ये अलग हुई है, ऊपर वाली अलग हुई है, तब हुआ है ना। ये वाला हिस्सा पहले ये भी एक था पूरा, अब ये अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे बीच में समुद्र का फॉर्मेशन हुआ, एक समुद्र बनकर आया, तब यहाँ पर रेड सी नाम दिया गया, एडन सी यहाँ पर नाम दिया गया, गल्फ ऑफ एडन दिया गया। ठीक है, गल्फ बनकर आया। अब ऐसे ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो बीच में यहाँ पर एक समुद्र जो है ये फॉर्म हो जाएगा, एक समुद्र बनकर निकल कर आएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार से आपको पूरे पृथ्वी पर ये प्लेट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अफ्रीका की साइड में पूरी अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, लेकिन अफ्रीकन प्लेट के जस्ट बराबर में सोमालिया प्लेट है, और अफ्रीका प्लेट और सोमालिया प्लेट के बीच में अफ्रीका आता है। यानी अफ्रीका का कुछ पोर्शन इधर है और कुछ पोर्शन यहाँ पर आप देख पाओगे इधर की साइड में है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट अलग हो रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हिस्सा है अफ्रीका का वो अलग होकर निकल कर नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला था कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक समय पर एक हुआ करती थी, लेकिन ये अलग हुई। धीरे धीरे करके जो अलग हुई उसी की वजह से लाल सागर यानी कि जो रेड सी है वो बना, गल्फ ऑफ एडन बनकर निकल कर आया। ठीक है,
ये आप लोग देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये सारी की सारी प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कभी कभी प्लेट्स पीछे भागती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो ये जो एरिया है वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो धरती बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स इसी प्रकार से हैं। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये प्लेट्स सब अलग अलग हैं। और इसके नीचे यानी इन प्लेट के नीचे एक तरल पदार्थ है, तरल मतलब नरम सा। ये प्लेट उसके ऊपर लगातार तैरती रहती हैं। कई बार मतलब तरल पदार्थ मतलब लावा की बात की जा रही है, अंदर लावा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेट उस पर तैरती हैं। अब कई बार क्या होता है, आपस में टकरा भी जाती हैं ये प्लेटें, और कई बार कह सकते हो टकराते वक्त इनके जो प्लेट के कोने हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्लेट्स के कोने होते हैं ये टूट जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बीच में दरारें पड़ने लगती हैं, और फिर दरारें पड़ने के बाद में वो एरिया ही यहाँ पे अलग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो अफ्रीका वाला सिस्टम है इसको हम लोग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ ओपन करना, आप पीडीएफ में पढ़ोगे, सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से आपको क्लियर होंगी। अब जैसे जैसे ये दरार फैलती जाएगी समुद्र का पानी इसमें भरता जाएगा, इससे एक नया समुद्र का निर्माण होगा जो सोमालियन प्लेट को दूर धकेल देगा। इस तरह सोमालिया और साउथ इथियोपिया अलग हो जाएंगे और फिर अफ्रीका बहुत छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। कहोगे फ़ायदे क्या होंगे सर इसके? देखो अभी आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हो तो ये पूरा का पूरा ज़्यादातर इसमें कंट्रीज़ जो हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ मतलब इस एक देश के आसपास ना कोई समुद्र का सोर्स नहीं है, समुद्र का हिस्सा नहीं है। केवल किनारे वाली कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं अफ्रीका में जहाँ पर समुद्र का हिस्सा पड़ता है। तो अब ये हिस्सा जैसे ही निकल कर टूट कर अलग होगा तो इस हिस्से पे जो देश हैं उनके पास भी समुद्र का एक्सेस हो जाएगा, और इधर जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनके पास भी समुद्र का एक्सेस हो जाएगा, यानी कि वो लोग पोर्ट वगैरह डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर टूटा तो सोमालिया इधर अलग हो जाएगा, है ना, कीनिया अलग हो जाएगा। जो अभी हमें दरारें दिख रही हैं वो कीनिया के अंदर ही यहाँ पर दरारें काफ़ी बड़े लेवल पर दिख रही हैं, इस तरीके से, समझ गए। नाउ आते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी ना 2 दिन पहले भी आर्टिकल आया था बिल को लेकर, तो मैंने उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो पॉइंट्स है वो तैयार कर लिए थे, तो वो आज मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगी। पहले मैटर क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अभी हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें मॉनसून सेशन चल रहा है, सबको पता है। कई सारे बिल अभी पास किए जा रहे हैं। कल मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी बिल के बारे में पढ़ाया था, वो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हुआ। ऐसे कई बिल पास हुए। आज हम 2 इंपॉर्टेंट बिल के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये भी पास हो चुका है लोकसभा के अंदर में, और दूसरा जो बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, लोकसभा में बेसिकली प्रेजेंट किया गया है, वो है कौन सा बिल? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। तो कल वेडनेसडे था, कल वेडनेसडे में इस वाले बिल को लोकसभा में रखा गया कि बताओ क्या राय हैं, इसको कैसे पास करें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस बिल के बारे में काफ़ी सारे लोगों के जो राय हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बिल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो दोनों ही पक्ष आपको किसी बिल के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये बिल है क्या, इसको थोड़ा सा हमें डिटेल से पढ़ना होगा। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये जो नया बिल लेकर आया गया है, क्योंकि ये जो बिल है ये अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट मतलब हमें संशोधन करना है, बदलाव करना है। तो किस में बदलाव करना है? हमारा कोई पुराना कानून होगा उसमें तो बदलाव करना होगा हमारे पास में, ठीक है। तो पुराना कानून वो कौन सा है? वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। 1969 का वो हमारे पास में एक प्रॉपर लॉ है। हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ संशोधन करना, बदलाव करना। इसी वजह से इसके अंदर बदलाव करने के लिए सिमिलर नाम का रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, अमेंडमेंट बिल 2023, समझ गए। और इस बिल को लोकसभा के अंदर में अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस बिल की मांग क्या है? इस बिल की मांग यह है कि देखो, जब भी किसी का जन्म होता है, डेथ होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए जो आधार है उसको कंपलसरी करना है। आधार को कंपलसरी करने के बारे में एक मेजर फोकस रखा गया है। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया, आप थोड़ा सा डिटेल से चलेंगे, अंदर की बातें समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो इस बिल का बैकग्राउंड क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, जो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, जो भी यहाँ पर आप हो, मैं हूँ, जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसके पास में राइट टू डॉक्यूमेंटेशन है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स का अधिकार है। बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरे प्रकार के आइडेंटिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं,
जिससे हम लोग एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें आगे। अब क्या होता है, इसी सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में एक लॉ है, कानून है जो बहुत पुराना है, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। किसी भी व्यक्ति का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उन सब का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जिससे हम लोग पॉपुलेशन का जो हिसाब है वो लगाते हैं। तो ये जो लॉ है, जो कानून है, एक सिंपल सा कानून है जिसको बेसिकली लाया गया था हमारे देश में, ताकि किसी का जन्म हो रहा है या फिर किसी की मृत्यु हो रही है तो उसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाए सरकार के पास में, इस कानून के अंदर में। ठीक है, लेकिन ये लॉ अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि अभी चेंज तो कुछ हुआ नहीं है, अमेंडमेंट बिल बस खाली रखा गया है, पास होगा, दोनों साइड से पास होने के बाद में तब जाके कानून बनेगा वो। अभी तो खैर बिल है वो, है ना, तो अभी हमारा पुराना वाला लॉ लागू है। तो ये वाला जो एक्ट है ना, तो आज के समय में जो आधार कार्ड है, इस एक्ट में कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है इन रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इस वाले कानून के अंदर में, उसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की बात की गई है कि आधार कार्ड ज़रूरी है रजिस्ट्रेशंस के लिए। देखो, हाल ही में क्या होता है कि हमारी केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई जो है, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे सारा का सारा जो पॉपुलेशन का रजिस्ट्रेशन है वो किया जाता है, तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर आरजीआई को अलाउ किया है कि आप आधार ऑथेंटिफिकेशन का काम करो। जब भी यहाँ पर किसी की बर्थ या डेथ हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आधार कार्ड का ऑथेंटिफिकेशन भी आपने करना होगा। अब इस बिल के अंदर में जो नए अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इस नए अमेंडमेंट के साथ ही साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने यहाँ पर इस आधार कार्ड को मैंडेटरी इसलिए किया है ताकि हम लोग किसी व्यक्ति का नया जन्म हो रहा है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है किसी परिवार के अंदर में, उसको ट्रैक कर सकें, उसका रिकॉर्ड हमारे सरकार के पास में ऑलरेडी हो। साथ ही साथ में इस बिल में ये भी बोला गया है कि राज्य सरकारों के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें ये जो डेटा है, जो भी बर्थ और डेथ का रजिस्टर्ड डेटा होगा, वो डेटा इनको शेयर करना होगा हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ में, जिससे रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सारा का सारा बर्थ और डेथ का जो डेटा है उसको मेंटेन करके चलेंगे, उनके पास में सारे रिकॉर्ड्स होंगे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, आज के समय में इन राज्य सरकारों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस खाली ये क्या करते हैं, पूरे साल का एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है वो दे देते हैं आरजीआई को। लेकिन अब बोला जा रहा है इस बिल के अंदर में कि हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर जो है वो दी जाएगी, हर एक बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो सब आरजीआई को दिया जाएगा, आरजीआई इस डेटा को मेनटेन करेगा। आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। प्लस इस बिल ने एक और चीज़ की मांग की है, इन्होंने बोला है कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तो उस बर्थ सर्टिफिकेट का जो यूज़ है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। कैसे? इस बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जाएगा, कंपलसरी किया जाएगा। अगर बच्चा स्कूल जैसे स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन करेगा तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, वोट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, मैरिज के लिए, पासपोर्ट इशू करने के लिए, प्लस गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई करने के लिए, हर जगह पर यहाँ पर इस बर्थ सर्टिफिकेट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, ज़रूरी होने वाला है। ये बात भी इस बिल में मेंशन की गई है। अब उसके बाद में एक चीज़ और बोला गया है कि जो हमारा स्टेट्स हैं वो कैसे ये सारा डेटा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में शेयर करेंगे, या कैसे ये जो राज्य सरकार है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ में डेटा को शेयर करेगी, और अगर शेयर कर भी देती है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ये समझना ज़रूरी है। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट्स, जो हमारी राज्य सरकार है, वो क्या करेंगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नाम की जो बॉडी है उसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करेंगी। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने के बाद में कह सकते हो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, उस प्रोग्राम इंटरफेस को शेयर किया जाएगा, जहां से डेटा आराम से निकाला जा सकता है। जितने भी स्टेट्स, जितने भी राज्य होंगी, उन सबको ज़रूरी है कि वो क्या करें, वो CRS सिस्टम का यूज़ करें, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसको यूज़ करें। CRS सिस्टम बेसिकली कौन चलाता है, हमारा RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया चलाता है। तो स्टेट से बोला कि आप RGI वाला सिस्टम ही यूज़ करो, और इस CRS सिस्टम का यूज़ करने के बाद ही आप किसी व्यक्ति को बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट दोगे। ठीक है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका अपना खुद का एप्लीकेशन, लेकिन आप RGI वाले सिस्टम का यूज़ करोगे तो RGI के पास में ही ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड आएगा, डेटाबेस तैयार होगा। ठीक है, जितना भी डेटाबेस तैयार होगा, जितना भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स आएंगे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के, उन सबको यूज़ किया जाएगा NPR को अपडेट करने के लिए। अब ये नई चीज़ NPR क्या है, यह है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें अगेन पॉपुलेशन को लेकर सारा डेटा इस रजिस्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस डेटाबेस का मदद से, यानी कि जो भी यहाँ पे देखो हमारे पास में डेटाबेस जो भी तैयार होगा इंसान की मृत्यु का और जन्म का, इससे क्या करते रहेंगे, हम NPR को लगातार अपडेट करते चले जाएंगे। अभी NPR अपडेट हुए पे काफ़ी समय हो चुका है। पता है NPR को सबसे पहली बार तैयार किया गया था 2010 में, धीरे धीरे करके इसको अपडेट किया गया 2015 तक। आप देख पाओगे 119 करोड़ लोगों का जो डेटा है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है।
है ना, जो हमारे देश के 119 करोड़ लोग हैं। लेकिन इसको बार बार अपडेट करना मुश्किल है। लेकिन अब क्या होगा, इस एनपीआर को भी बार बार अपडेट किया जा सकता है और इसी एनपीआर की मदद से आने वाले समय में जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जिसका बर्थ होगा, जन्म होगा, वो सर्टिफिकेट, डेथ होगा, वो सर्टिफिकेट, वो सारा डेटा हमारे पास में होगा। उसके माध्यम से एनपीआर को अपडेट करते हुए चलेंगे तो हमारे पास में अपने देश के पॉपुलेशन के सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए होंगे। और ये पहला कदम हो जाएगा एनआरसी को क्रिएट करने का, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स को लाने का। ठीक है, तो सारा काम रियल टाइम बेसिस पर होगा, यानी हाथों हाथ होगा। तुरंत यहाँ पर डेटा लगातार सभी सेक्शंस के अंदर अपलोड हो जाएगा। अभी डेटा को अपलोड होने में काफ़ी समय लग जाता है, लास्ट टाइम पता नहीं कब अपलोड हुआ था। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती रहती हैं। इससे हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा पॉपुलेशन की फिगर का, कितने लोग हैं, जेंडर कितना है, कितनी एज के कितने लोग हैं, ये सारा का सारा डेटा हमें रियल टाइम बेसिस पर मिलता रहेगा, ऐसा आप कह सकते हो। और फिर इस डेटा का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा है इसका यूज़ करके हम अपना इलेक्टरल रजिस्टर, इलेक्शंस का रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। सरकार का जो भी डेटा, ये सब रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया जा सकता है। समझ गए। अब बात यह है, इस बिल को लेकर क्या चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, क्या कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जो ये अमेंडमेंट लेकर आए गए हैं ना, ये अमेंडमेंट इतने ज़्यादा पुराना जो लॉ है वो बहुत सिंपल था, उस सिंपल लॉ को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। सिटीज़न के अगेंस्ट में यहाँ पर यूज़ हो सकता है, इस प्रकार की यहाँ पर लोगों के थ्रू बात बोली जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है कि देखो, यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है ना, वो सब डेटा आपस में लिंक किया जा रहा है, वो सारा डेटा आपस में लिंक किया जा रहा है आधार कार्ड का यूज़ करके। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर प्राइवेसी कहाँ रह गई, जब सारा का सारा डेटा आप लिंक करके, रिकॉर्ड करके अपने पास में डेटाबेस में रख रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं कई लोगों के माध्यम से। बट यहाँ पर जो पूरा का पूरा बिल है वो क्या है, वो मैंने आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में समझाया। ये सारा डेटा आपको PDF में मिल जाएगा ना। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पहले इसको सुन लेना। जो हमने आज से 3 महीने पहले पेड ग्रुप्स को स्टार्ट किया था, आप उन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उस पेड ग्रुप के अंदर में। डेली करंट नोट्स, जैसे अभी मैं आर्टिकल पढ़ाता हूं तो आर्टिकल के नीचे का बैकग्राउंड डेटा आपको काफ़ी सारा प्रोवाइड करवाता हूं। वो सभी बैकग्राउंड डेटा आपको यहाँ पर PDF के फॉर्म में, हिंदी PDF, इंग्लिश PDF, दोनों को ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। बाकी जो मॉर्निंग वाला वीडियो है उसकी इंग्लिश PDF, उसको भी मैं हिंदी में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आपको 3-4 PDF रोज़ मिल जाया करेंगी वहाँ पर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है इस ग्रुप के अंदर में। तो मेक श्योर करना आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, और उससे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट कर सकता है वो है इसका अमाउंट, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा के लिए केवल 499 रुपीज़। केवल आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कोई वापस से 1 साल बाद 2 साल बाद सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इन्वेस्ट करके उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसके सारे के सारे जो बेनिफिट्स है वो उठाते रहो। बाकी दोस्तों, जो व्हाट्सएप की बात करते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने करना क्या है, व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना और बता देना कि हमें इंटरेस्टेड उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पूरा आपको मैसेज दिया जाएगा और बताया जाएगा पेमेंट का प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर पाओगे। बाकी इस ग्रुप के और डिटेल में जाना है, कुछ और फीचर्स वगैरह जानना है, इसमें और क्या मिल सकता है, कैसा दिखाई देगा, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसको ओपन करो। बाकी दोस्तों, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, इसको हम लोग GS पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। एनवायरमेंट प्लस पॉलिटी बात की जा रही है। लोकसभा ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। और अगेन अब अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, मतलब हमारे पास में पुराना कानून है उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो पुराना कानून कौन सा है, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1980 वाले लॉ के अंदर में चेंजेस किए जा रहे हैं। अब अगेन इस बिल को लेकर भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर इस बिल में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों के खिलाफ में जा रही हैं। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे, जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस आर्टिकल के अंदर में, यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं
वो अभी भुवनेश्वर के अंदर में इस बिल के खिलाफ यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल में कई सारी बातें ऐसी मेंशन की जा रही हैं जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों में उठ रही हैं। तो क्या है पूरा मैटर, आओ यहाँ पर इसको समझते हैं। इस बिल को ऑलरेडी यानी वेडनेसडे में, कल के दिन यहाँ पर इसको पास कर दिया गया है। जैसा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसा इसका पहला वर्जन था, उसी प्रकार से पास कर दिया गया है। इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। मतलब जैसे पहले रखा गया था ना, वैसे यहाँ पर तुरंत पास हो गया, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया इस बिल के अंदर में। अब समझते हैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। चलो बैकग्राउंड पहले समझेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारे पास में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो बैकग्राउंड और इतिहास क्या बोलता है। देश की आज़ादी के बाद, देश कब आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 में। देश की आज़ादी के बाद में जो हमारे जंगलों का लैंड है, जंगलों का बहुत सारी जो ज़मीन है, बहुत सारा जो एरिया है, उसको रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बिल का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम बात कर रहे हैं जंगलों की प्रोटेक्शन की, जंगलों की सुरक्षा की। इस बिल में मेन फोकस, इसका नाम से पता चला है कि हाँ, जंगलों की सुरक्षा की बात की जा रही है। देश की आज़ादी के बाद क्या हुआ था, जंगलों का बहुत बड़ा जो एरिया है उनको रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि उनको प्रॉपर सुरक्षा दी गई। लेकिन कुछ फॉरेस्ट वाले, कुछ जंगल वाले एरिया ऐसे भी रह गए थे जिनको ये सब हम नहीं डिक्लेयर कर पाए, ठीक है। और कुछ एरिया ऐसा भी था जो कि यहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट भी नहीं था, बट उनको फॉरेस्ट लैंड में इंक्लूड कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पर पहले कुछ देखी है। 1996 में, 1996 ध्यान रखना जो मैं साल बोल रहा हूँ, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देश के अंदर में पेड़ों की कटाई को रोक दिया कि पेड़ों की कटाई अब नहीं होगी, इसको सस्पेंड कर दिया गया। और बोला गया कि जो हमारे पास में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वाला, ये सभी ज़मीनों के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और वो सारे लैंड जो कि फॉरेस्ट वाले टर्म को फुलफ़िल करते हैं, जो ये वर्ड है ना फॉरेस्ट, इसके वर्ड को जो फुलफ़िल करते हैं, जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ पे आप पेड़ की कटाई नहीं करोगे, इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रख दी गई। कब, 1996 में। अब कहानी ऐसी चलती रही। अब बात है पिछले साल की, जून 2022 की। जून 2022 में हमारी सरकार ने उसी पुराने कानून को अमेंड करने की कोशिश की, बदलाव करने की यहाँ पर ट्राई किया कि हम इसमें बदलाव करेंगे और क्या करेंगे, अपने हिसाब से कुछ नए नियम ऐड करेंगे। तो अब वो बदलाव क्या किए गए हैं वो थोड़ा समझते हैं, क्या मांग की गई है। जो ये नया बिल आया है इसके अंदर क्या बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव ये है कि जो हमारे पास में 1980 का कानून है ना, इसके अंदर हम प्रियम्बल को ऐड करेंगे। जैसे आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले प्रियम्बल देखने को मिलेगा। प्रियम्बल में आपको अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें वो समझ में आ जाती हैं। तो इस कानून में प्रियम्बल को ऐड किया जाएगा और उस प्रियम्बल के अंदर में मेन फोकस किया जाएगा, जैसा हमारा देश का जो मेन रिच ट्रेडिशन है फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के बारे में, उसके ऊपर मेजर फोकस होगा। कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, यानी पेड़ पौधे, जानवरों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, किस तरीके से लड़ा जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे प्रियम्बल में ऐड की जाएंगी। पहली चीज़ बोला गया कानून में ये ऐड करेंगे। दूसरा, जो जंगलों के अंदर एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं उसके ऊपर रोक टोक लगाई जाएगी, ठीक है। पहले भी हो रहा था लेकिन अब थोड़ा सा रोक टोक इन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया। इन्होंने बोला कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, जैसे कि आप जंगलों का यूज़ नॉन फॉरेस्ट पर्पस से नहीं कर सकते। मतलब कोई जंगल है, वहाँ पे आपका कुछ ऐसा काम है जो कि उस जंगल के लिए लाभदायक नहीं होगा, वो आपका फॉरेस्ट का कोई पर्पज़ नहीं है, मतलब कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ वाला आपका काम है, जंगल के लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो आप वो काम नहीं कर सकते जंगलों के अंदर में, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे बोला गया इस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे अगर हटाने की मांग भी करोगे तो उसमें पहले सरकार का अप्रूवल चाहिए होगा। सरकार के अप्रूवल के बाद आप यहाँ पे जाके कोई काम कर पाओगे। प्लस जिस चीज़ को अप्रूवल दिया गया है, अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस से भी अगर आपने जंगल में कुछ काम करना है तो आप कुछ फसलें लगा सकते हो, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं आप उन फसलों को लगा सकते हो, ये यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। प्लस इस बिल ने कुछ और एक्टिविटीज़ को ऐड किया, जैसे जू और सफारी का जो काम है। जू और सफारी जो आता है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इन जू सफारीज़ को हमारी सरकार और सरकारी अथॉरिटी ओन करेंगी। इको टूरिज़्म फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के अंदर में आएगी। सिल्वी कल्चरल ऑपरेशंस, यानी कि जो फॉरेस्ट की ग्रोथ है, जंगलों की ग्रोथ है, इसके ऊपर काम किया जाएगा, या फिर कोई और दूसरा पर्पज़, ये सब यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफाइन करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जंगलों के ऊपर कहीं ना कहीं अधिक से ज़्यादा यहाँ पर जो अधिकार है वो अपना जमाना यहाँ पर इस लॉ के हिसाब से डिसाइड किया। फिर बात आती है ज़मीन की। तो ये जो बिल है, जो अभी नया बिल लेकर आया गया है, ये बिल दो प्रकार की ज़मीन को यहाँ पे कवर करने का काम करता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखो, मान लो जो हमारे पास में एक और एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। इस पर्टिकुलर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में
जो भी यहाँ पर जंगल को नोटिफाई किया गया है, कि मतलब जो भी जंगल नोटिफाई किए गए हैं वो भी कवर किए जाएंगे, प्लस ऐसी ज़मीन, ऐसे लैंड जो कि यहाँ पर पहली वाली कैटेगरी में नहीं कवर करे गए, जो बच गए हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, पहली वाली कैटेगरी में यानी कि 1927 वाले कानून के माध्यम से उनको जंगल घोषित नहीं किया गया, लेकिन जो 1980 वाला कानून था उसके माध्यम से यहाँ पर जंगल को घोषित किया गया उसे। तो बिल यहाँ पर इन दोनों लैंड को अपने एक्ट में कवर करने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में ये जो एक्ट है ना, ये इस तरीके से अप्लाई होने के बाद में एक जगह पर अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? बोला जा रहा है 12 दिसंबर 1996, ध्यान रखना 12 दिसंबर 1996, ये तारीख या इससे पहले, ये तारीख या उससे पहले अगर कोई जंगल को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए यूज़ कर लिया गया है, यानी किसी जंगल को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया या चेंज कर दिया पूरी तरह से, तो उसके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होने वाला है, वो एज इट इज़ रहेगा जैसा चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर इस बिल में बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो पावर्स है डायरेक्शंस की वो किसके पास में होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इस बिल ने ऐड किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वही यहाँ पे सारे डायरेक्शंस को इशू करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर इस कानून को लागू करना है, इस एक्ट को लागू करना है। ठीक है, ज़्यादातर बॉडीज़ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आने वाली हैं। वैसे और भी अथॉरिटीज़ काम करेंगी, जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी यहाँ पर जो काम करने वाली हैं, जिसको रिकग्निशन मिलेगा सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ का। बाकी अब इस बिल के अंदर कुछ छूट भी दी गई है। वो छूट क्या दी गई है? वो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे बाउंड्री वाले एरियाज़ हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जंगल भी हैं जो कि बाउंड्री पर है, इंटरनेशनल बाउंड्री पर, सपोज़ इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री लगती है राजस्थान के पास में, है ना, प्लस कई सारे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लगती है। मैं आपको बता रहा हूँ और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के साथ बाउंड्रीज़ को शेयर कर रहे हैं। अब बाउंड्रीज़, वो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई यहाँ पर जंगल है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे छूट दी गई है, उसके ऊपर ये सारे लॉज लागू नहीं होंगे, क्योंकि उस एरिया में डेवलपमेंट किया जा सकता है अपने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, देश की सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से। और इसी अमेंडमेंट में बात भी की गई है कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, लगभग 10 हेक्टेयर तक वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा सकती हैं, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कहाँ के लिए? इंटरनेशनल बॉर्डर्स जहाँ हैं, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई जंगल है, बेसिकली वहाँ की बात की जा रही है। और वो सब काम किया जा रहा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। फिर बात आती है यहाँ पर इस वाले बिल के अंदर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया जा रहा है ना, तो अमेंडमेंट के बाद में सबसे पहला जो चैलेंज लोगों के थ्रू बताया जा रहा है कि वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का 1996 का एक डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया था, अपना एक ऑर्डर दिया था केस देख के 1996 में, और बोला था कि जितने भी फॉरेस्ट हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन्ड है, जितने भी जंगल हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, पेड़ की कटाई वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब थोड़ा बहुत छूट दिया जा रहा है, पेड़ों की कटाई को लेकर भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, उसको लेकर छूट मिल रही है कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर में। पहली बात ये बोली गई। लेकिन जो पहले वाला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो सख्त था, वो हर एक जगह पर एप्लीकेबल होने के लिए बात करता था। प्लस जो भी क्रिटिक्स हैं हमारे, जो आलोचना कर रहे हैं इस बिल की, उनका कहना यह है कुछ नई नई टर्म्स आ चुकी हैं, प्रपोज्ड इको टूरिज्म फैसिलिटी, कुछ और दूसरे पर्पज़ के लिए सरकार यूज़ कर सकती है। तो मतलब ये आपने जो टर्म यूज़ कर दिया ना, कोई एनी अदर पर्पज़ और ये सारी चीज़ें, तो इससे कहीं ना कहीं जो जंगल है उनकी बर्बादी हो सकती है, उनको डैमेज किया जा सकता है। एनी अदर पर्पज़ का क्या मतलब है? इसमें आप कोई भी पर्पज़ बाद में ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ सरकार स्पेसिफाई करेगी। तो सरकार ने जो ये वर्ड्स यूज़ करें, इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो हैं, हमारे फॉरेस्ट लैंड्स जो हैं, उनका इकोसिस्टम है वो डैमेज हो सकता है आने वाले समय पर, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को ले लेना। देखो, केवल आर्टिकल पढ़ लें दोस्तों। मुझे पता है आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार होता है कि कभी कभी लेट हो ही जाता है। कल जल्दी आ गया तो आज लेट हो गया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि यार 10 बजे तक वीडियो आ जाए। खैर, मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि मैं आपको 8 बजे तक, 8:30 तक वीडियो दे दूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यार, नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उस चक्कर में मतलब बहुत ही लेट सोया था आज मैं, मतलब फिर रात में 3:30 बजे सो पाया। 3:30 के बाद में यहाँ पर 6 बजे उठा, फिर 6 बजे के 2.5 घंटे की नींद होने के बाद में। अब दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा समय लगता है यार। पढ़ने के बाद में ना उसको कंटेंट वहाँ से इकट्ठा करना, फिर उस कंटेंट को यहाँ पर लगाना, फिर उसके बाद में 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करना। और ऐसा मत समझना कि 1 घंटे का वीडियो तो 1 घंटे में रिकॉर्ड हो रहा है। 1 घंटे का वीडियो तो कम से कम 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट लग जाता है बीच बीच में यहाँ पर इसको मेनटेन करके, एडिटिंग करते करते। उसके बाद जाके यहाँ पर वीडियो आ पाता है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर सुबह 6:30 बजे, 7 बजे ले आओ। देखो यार, न्यूज़पेपर ही 5 बजे आ रहा है। पहले न्यूज़पेपर 4 बजे आता था,
अभी आपकी साल 2023 से ये अखबार 5 बजे आना शुरू हो चुका है। पहले 4 बजे आता था, तो पहले काम बहुत जल्दी हो जाया करता था। फिर दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते। देखो यार, कंपैरिजन मत करा करो। देखो सबकी अपने अपने आप वीडियोस देख सकते हो, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं पढ़ाने की, है ना। आपको जहाँ पे पसंद आता है आप वहाँ से, जहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आता है आप वहाँ से समझो। जहाँ पे आपको काम की चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ एग्ज़ाम के लिए मुझे कुछ मिला है आज के न्यूज़पेपर से, हाँ ये एग्ज़ाम में मुझे रेलिवेंट लग रहा है, मेरे सिलेबस से मैच होता है, यहाँ से यहाँ पे इस चैनल से पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने देखे हैं, मैंने सॉल्व किए हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा विश्वास जनरेट करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो। लेकिन यही देखो यार, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ किसी भी आर्टिकल में, क्योंकि अब पढ़ाना होगा तो मैं मॉर्निंग में अगर 5 बजे न्यूज़पेपर आया है ना, तो मैं बस खाली 40-50 मिनट लगता है मुझे पढ़ने में। 40-50 मिनट पढ़ने के बाद में मैं फिर 6 बजे से आपको 7 बजे तक न्यूज़पेपर का वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि पढ़ाना है तो केवल मैं भी रीड कर दूँ न्यूज़पेपर ऊपर से, आर्टिकल पढ़ा दूँ, काम ख़त्म। लेकिन वो आर्टिकल पढ़कर उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वही तो आपके प्रॉपर नोट्स हैं। एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो वही चीज़ याद आएगी जो आप पढ़ रहे हो। बिल क्या है, अब बिल के बारे में कुछ आर्टिकल में तो नहीं बताया गया, वो बिल क्या है, उसका बैकग्राउंड डेटा क्या है, उसका हिस्टोरिकल, उसकी इतिहास क्या है, आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, चैलेंज क्या है, वो चीज़ आपको अलग से दी गई है। तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब देखो जैसे कि हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पे 2 रेलिवेंट आर्टिकल हैं। चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये जो छोटा सा आर्टिकल है बस ऊपर से पढ़ा, काम खत्म, इसको समझा दिया ऐसे ही। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल अभी थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए काम में आ सकती हैं, और यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है यहाँ से। लेकिन आप इतना ही पढ़ लोगे तो कहाँ से सवाल फंसेगा, समझ गए। तो थोड़ा सा आगे पीछे का रिसर्च करके पढ़ना पड़ता है। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, पहले हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने अनाउंस किया है मैंग्रोव सेल को बनाने का। अब मैंग्रोव क्या है, पहली बात तो मैंग्रोव वो वाले पेड़ पौधे, वो वाले प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि खासकर वेस्ट बंगाल में जो समुद्र वाला हिस्सा है, जो उनका तट वाला रीजन है, वहाँ पर पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ये आप देख पाओगे पानी के अंदर यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। जो सॉल्टी वाटर है, खारा पानी, उसमें यहाँ पर ये बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं मैंग्रोव्स के पौधे, मैंग्रोव्स के पेड़। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने, वेस्ट बंगाली क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया का 40% मैंग्रोव का जंगल पाया जाता है, 40% भारत का मैंग्रोव का जंगल वेस्ट बंगाल में है। तो उन्होंने बोला कि हम एक मैंग्रोव सेल अलग से बॉडी बनाएंगे स्टेट के अंदर में। ये अनाउंसमेंट किया गया है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑन वेडनेसडे के दिन, यानी कल के दिन यहाँ पर यह दिन जब सेलिब्रेट किया गया तो उसी के बेसिस पर ये अनाउंसमेंट किया गया। अब जो ये सेल बनेगा, ये सेल क्या करेगा, ये हमारी जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उनके जो एफर्ट्स हैं लगातार मैंग्रोव के मैनेजमेंट के ऊपर में, उन एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा और मैंग्रोव के मैनेजमेंट को अच्छा करने का काम करेगा। मैंग्रोव्स के पौधों को, इस पेड़ को, मैंग्रोव्स के जंगल को एक अच्छी प्रोटेक्शन मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ये जो सेल बनाया जाएगा, ये सेल अलग से जो फंड्स वगैरह है वो भी जनरेट करेगा प्राइवेट सेक्टर से, इंटरनेशनल सेक्टर से, जिससे कि हम लोग अपने इस मैंग्रोव इकोसिस्टम को मेंटेन करके रख सकेंगे। हमारे देश में काफ़ी बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम पाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जा सकेगी। समझ गए। तो ये तो यहाँ पे अब ऐसे मैं पढ़ा के आपको सीधा नेक्स्ट आर्टिकल पर आ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। अभी आपको थोड़ा सा और पढ़ना होगा मैंग्रोव्स के बारे में, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कितना परसेंटेज कहाँ पर है, मैंग्रोव्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, एक ग्रुप बनाया गया, अलायंस बनाया गया मैंग्रोव को लेकर, वो पता होना चाहिए, वो एग्जाम में आएगा। समझ गए। तो मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक ऐसे पेड़ जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, नमकीन होता है उसके अंदर, मतलब नमकीन वाला पानी होता है। तो उस खारे पानी में आपको पता है कोई नॉर्मल पौधा ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंग्रोव्स की खास बात ही यही है कि वो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, इस खारे पानी में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं और समुद्र के किनारे ग्रो होते हैं। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली। इसके फीचर्स क्या हैं, सैलिन एनवायरमेंट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पर ऐसा पानी जिसमें नमक ज़्यादा है, ऑक्सीजन कंडीशन कम है, लेकिन वहाँ पे पेड़ ग्रो हो रहा है। लेकिन वो खास बात इस पेड़ की है, इस मैंग्रोव ट्री की है। प्लस लो ऑक्सीजन, जो देखो पेड़ का जो टिश्यू होता है, अंडरग्राउंड टिश्यू होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन ये जो मैंग्रोव वाला एनवायरमेंट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सॉइल के अंदर में वो लिमिटेड होता है या नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पौधा बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। तो ब्रीथिंग कैसे लेता है, तो ब्रीथिंग पर्पस के लिए जो मैंग्रोव के पेड़ होते हैं ना, ये एक स्पेशल रूट को बनाते हैं। इनमें एक स्पेशल जड़ देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेटोफोर्स कुछ न्यूज़ में था, ये क्या है न्यूमेटोफोर्स, तो आपको बताना है यहाँ पर कुछ स्पेशल रूट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ब्रीथिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है मैंग्रोव पेड़ के लिए, मैंग्रोव पेड़ के द्वारा। अब उसके बाद में मैंग्रोव के पेड़ की खास बात यहाँ पर यह भी है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं,
है ना। उनकी जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज हैं। मैंग्रोव पौधा जो है, मैंग्रोव पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कीचड़ है, नमकीन पानी मिल रहा है, लेकिन मतलब ऐसी सिचुएशन ना कई सारे पौधों को मार देगी। वहाँ पे पौधा ग्रो होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैंग्रोव्स ग्रो कर जाते हैं। ये इनके स्पेशल फीचर्स हो गए। अब इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, प्लस दुनिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो ये टोटल मैंग्रोव कवर है जो वर्ल्ड के अंदर में, वो लगभग 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में जो एशिया है, एशिया के पास में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद साउथ एशिया, तो दुनिया का जितना ही मैंग्रोव है उसका 6.8% साउथ एशिया में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी आ रहा है। अब इंडिया के मैंग्रोव कवर की स्पेशली बात करें तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे साउथ एशिया में मैंग्रोव के मामले में वो 45.8% का है, ठीक है। तो मतलब कि दुनिया में जितना भी मैंग्रोव पाया जाता है उसका 6.8% मैंग्रोव साउथ एशिया में है, और उसी 6.8% में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 45.8% का है टोटल मैंग्रोव का, इस पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर में। तो भारत का कंट्रीब्यूशन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इवन यहाँ पर आप देख पाओगे सोर्स भी ऐड कर सकते हो, अपने आप से नहीं, आप सोर्स दे रहे हो यहाँ पर। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये जो 2021 की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो मैंग्रोव कवर है भारत में वो लगभग 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी हमारे देश का जितना भी एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, उसका 0.15% एरिया में ये मैंग्रोव के जंगल फैले हुए हैं। उसके बाद में जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारा सुंदरबन है। और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो दुनिया में बात कर रहा हूँ, तो पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, और वो है सुंदरबंस, ठीक है। और सुंदरबन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। सुंदरबन के बाद गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ये जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। और आपको पता होगा, अब मैं अलग से ये इंपॉर्टेंट बात है इसको मैं बता रहा हूँ, इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए पिछले ही साल क्या हुआ था, एक अलायंस बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की मीटिंग चल रही थी ना, तो वो जो समिट था पिछले साल इजिप्ट में हुआ था, शर्म एल शेख में, याद होगा। तो उस मीटिंग के दौरान मैंग्रोव अलायंस बनाया गया, एक पूरा ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप में कौन कौन से देश हैं, तो उसमें है यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बनते रहते हैं। तो इस अलायंस में ये सारी कंट्रीज़ आई। इन कंट्रीज़ की मेन काम यहाँ पर यही था कि ये आपस में मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाए जिनका जो साथ में मिलकर काम करेंगे मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन के लिए, मैंग्रोव्स को रिस्टोर करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे रिसर्च में, कोस्टल एरियाज़ के प्रोटेक्शन में, मैंग्रोव्स के मैनेजमेंट में। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो अलायंस है वो तैयार किया गया था। ये वापस से बन चुका है, तो वापस से रिपीट हो चुका है, तो उसको नहीं पढ़ना है। मैंग्रोव्स क्या है ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, किस एरिया में फैला हुआ है वो भी बात कर चुके हैं। अब देखो, यूपीएससी ने 2015 में ऐसा ही एक सवाल पूछा। प्रश्न क्या था, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में ऐसा कौन सा जंगल है, कौन सा एरिया है बेसिकली जहाँ पर तीनों प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस और मैंग्रोव। अभी हमने वेस्ट बंगाल की बात की थी, तो वहाँ पर तो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे पॉपुलर है, वो तो हो नहीं सकता। फिर आंध्र प्रदेश की हमने बात ही नहीं की, यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते रहते हैं। सदर्न सौराष्ट्र की बात हमने अभी की नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बेसिकली वो जगह, वो रीजन देखने को मिलेगा जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ साथ एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट का भी एक बेहतर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। समझ गए? चलो आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। बराबर में नेक्स्ट आर्टिकल दिख रहा होगा, अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। 530 डिस्ट्रिक्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि वो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग हो चुके हैं। आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में पता होगा। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? मैनुअल स्कैवेंजर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो सेप्टिक टैंक होती है, गटर वाला टैंक होता है, उसको साफ़ करने का काम करते हैं। अब उसको साफ़ करते करते कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु हो जाती है, और कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु हुई है पहले भी। क्यों? क्योंकि ये जो गंदे टैंक हैं, गटर के टैंक हैं, स्ट्रीट वाली जो टॉयलेट्स हैं, स्ट्रीट के टैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बहुत गंदे होते हैं। इनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सीधा उस टैंक में घुसकर उसकी सफाई कर रहे होते हैं। तो वो हार्मफुल गैसेस सीधा यहाँ पर इनको इम्पैक्ट करती हैं, इनकी जान चली जाती है, क्योंकि इनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है। तो इस वजह से लंबे समय से मांग की गई है कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करेंगे। तो भारत में कई सारे स्टेट्स में मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरह से 100% समाप्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग समाप्त होना बाकी है, लेकिन वहाँ पर भी सुधार नज़र आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है इस प्रकार से। जो यहाँ पर नाली का जो यहाँ पे पूरा टैंक है जो बनाया हुआ है, उसको ये अंदर घुस कर साफ़ कर रहा है।
समझ गए। तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपको नज़र आ रही हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अभी यहाँ पर अपने आप को डिक्लेयर करने वाले हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री। यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग वहाँ पर ख़त्म होने वाली है, अभी प्रॉपरली हुई नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हुई है। इवन जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर मेंशन किया है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से जो होने वाली मौतें हैं वो पिछले 5 सालों में नहीं हुई हैं। 5 सालों में किसी की मौत नहीं हुई है। 330 लोगों की जान गई है, लेकिन वो सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को साफ करते हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा निकल कर आता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि 100% मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारे एरिया, मतलब जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 100% जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो ख़त्म कर दी गई है, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश जहाँ पर आपको बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स देखने को मिल जाएंगे। 2018 तक जो सर्वे हुआ था तो बोला गया 2018 तक लगभग 32,000 से भी ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स उत्तर प्रदेश में थे। और अभी यहाँ पर 90% जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो धीरे धीरे मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री होते चले जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे क्या होगा, आने वाले समय पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार ने कई सारे अलग अलग कदम उठाए, नमस्ते स्कीम चलाई और भी कई सारे कदम उठाए मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए, इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। वो कदम कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले, यानी कि आपके पास में कुछ प्रॉपर डेटा होना चाहिए जिसका आप एग्जामिनेशन में यूज़ कर सको। तो सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार लोकसभा में बोलती भी आई है कि पिछले कुछ समय पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इस वजह से बार बार मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला जो ये टॉपिक है वो न्यूज़ में आ जाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लिनिक, सेप्टिंग टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स। ठीक है, तो इन यहाँ पर कह सकते हो पब्लिक स्ट्रीट्स, ड्राई लैट्रिन्स, सेप्टिक टैंक, इन सब की सफाई के लिए, यहाँ से जो कचरा है उसको रिमूव करने के लिए आप कह सकते हो यहाँ पर ये जो काम होता है उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है। इंडिया ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को ऑलरेडी बैन कर रखा है एक कानून के माध्यम से। हमारे पास में एक एक्ट है, पेमसर एक्ट, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत इंडिया ने इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को बैन कर रखा है। ये जो एक्ट है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस की तरह देखता है। ये मानवता है ही नहीं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी से करवा रहा है या इस पर्टिकुलर रोज़गार में किसी को रोज़गार दे रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में किसी को रोज़गार दे रहा है। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग बढ़ रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? कई सारे रीज़न आपको देखने को मिल पाएंगे। सोसाइटी का इशू है। पहली बात, यहाँ पर बहुत टाइम में हम क्या देखते हैं कि कई सारे लोग हैं ना, कई सारे सैनिटेशन वर्कर्स, साफ़ सफाई वाले वर्कर्स हैं, वो भी यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उन हार्मफुल गैसेस की वजह से, सफोकेशन की वजह से यहाँ पर उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कई बार सोशल इशू देखने को मिल जाता है। ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है ना, इसको कास्ट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है आज के समय में, जाति के आधार पर, इनकम के आधार पर, कि भाई ये कम कमाता है ये करेगा वो काम। इस प्रकार की जो चीज़ें वो सोसाइटी के अंदर चल रही हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को भारत के अंदर में कास्ट सिस्टम से लिंक कर दिया गया है कि जो लोअर कास्ट हैं वही यहाँ पर इसको परफॉर्म करेंगे इस जॉब को। इस प्रकार की बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे अलग अलग एक्ट हैं जिसके माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी यहाँ पर दिखाता है। अब सवाल यह है कि हमने क्या क्या कदम उठाए मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करने के लिए। तो अलग अलग प्रकार के बिल्स लेकर आए, है ना, अलग अलग प्रकार के एक्ट चलाए गए, जैसे द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लेटरिन्स एक्ट 2013, ये एक्ट लेकर आया गया, जहाँ पर हम लोग एक अच्छे टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन के मेंटेनेंस की बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 देखने को मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि फिर वो यहाँ पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करें। बट यहाँ पर हमारे पास में जो ये कानून है ये ऑलरेडी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अत्याचार होने से रोकता है ना। तो ये भी कानून कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर रोक लगाने का काम करता है। उसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज आपको देखने को मिल पाएगा। ये जो चैलेंज है, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था। कब? 19 नवंबर 2020 में, जिस दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे था। तो सरकार ने यहाँ पर इस चैलेंज को लॉन्च किया ताकि यहाँ पर हम क्या कर सकें, हम यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंट्रोल कर सकें, या फिर कहीं पर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो भी रही है तो उस व्यक्ति को प्रॉपर, आप कह सकते हो कि उसको प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है, गियर है, ऑक्सीजन टैंक है, मास्क है ना, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाए ताकि जिससे कि उसको जान का कोई खतरा ना हो।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय गरिमा अभियान बेसिकली नेशनल कैंपेन है हमारा, ध्यान से सुनते रहना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने इसको लेकर सवाल पूछ लिया था बीच में। तो ये नेशनल कैंपेन है, ये एक कैंपेन है जिसका मेन मकसद है मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना। और इस कैंपेन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था जनसाहस के थ्रू 2001 में। फिर उसके बाद में स्वच्छता अभियान ऐप लेकर आया गया। फिर उसके बाद में नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन सिस्टम यानी नमस्ते स्कीम को लेकर आया गया। नमस्ते स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे, नमस्ते स्कीम को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ साथ जो हमारा दूसरी मंत्रालय है उन्होंने साथ में मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, जिसमें अगेन मेन मकसद है कि जो सेप्टिक टैंक्स हैं या गंदे गंदे सीवर टैंक्स हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करना, उनकी सफाई की जो प्रैक्टिस की जा रही है उसको ख़त्म करना। इवन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये मैंडेटरी किया है, ये कंपलसरी किया, सरकार से बोला कि 1993 से, कब से 1993 से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते करते जिनकी डेथ हो गई है उनको 10 लाख रुपए का, उनके परिवार को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन एज अ मुआवजा दिया जाए। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। अब देखो यूपीएससी ने यहीं से एक सवाल पूछ लिया 2016 के अंदर में। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय गरिमा अभियान को लेकर, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद होगा। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है, ये किस चीज़ के लिए है? ऑप्शन ए, टू रिहैबिलिट द होमलेस एंड डिस्टिट्यूट पर्सन्स, ऐसा नहीं है। टू रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस, टू एरिडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाँ ये है, अभी पढ़ा था कि ये जो अभियान इसका मेन मकसद क्या है, एक नेशनल कैंपेन है जिसका मेन मकसद है मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को खत्म करना। ठीक है, समझ गए? चलो आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पे, मैंने सीधा आपको यहाँ पे आंसर बता दिया है ना। दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में जब एडिटोरियल सेक्शन को देखोगे तो इकलौता इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है ये वाला, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में राइटर ने बात की है। जो राइटर है वो है माजिया, यानी कि जो चाइना की एम्बेसी है भारत में ना, तो उस एम्बेसी के अंदर में वर्क कर रही हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में इन्होंने समझाया है। और इन्होंने आर्टिकल में बड़े सारे कॉमा का यूज़ किया है। मतलब पता है इसमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें आप भी पढ़ोगे तो आप कहोगे सर मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अनोखा नहीं लिखा है इन्होंने, बस खाली यहाँ पर वही कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, ये करना चाहिए और ये कर लिया है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर इनके थ्रू मेंशन की जा रही हैं। अब आप कहोगे मतलब क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। पहले दोस्तों आपको समझना होगा ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली क्या है। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन एससीओ क्या है पहले ये जान लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जितने भी देश इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। इस बॉडी को 2001 में बनाया गया था, ठीक है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। इसको पहले शंघाई 5 बोलते थे, लेकिन साल 2001 में इसमें एक नया देश ऐड हुआ, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के ऐड होते ही क्या हुआ, इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। समझ गए? जब ये शंघाई 5 था तो इसमें 5 देश कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। अब एक नया मेंबर उज़्बेकिस्तान 2001 में ऐड हुआ, जिससे कि यहाँ पर इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। फिर 2001 के बाद 2017 में 2 देश इसमें और ऐड होते हैं। वो 2 देश थे इंडिया, पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान भी अब इसमें ऐड हो चुके हैं। रिसेंटली ईरान को भी इसका मेंबर बना दिया गया है। ईरान को मेंबर बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया गया है। तो ईरान भी आज एससीओ का मेंबर आपको देखने को मिल जाता है। एससीओ का मेन काम क्या है कि जितने भी ये 9 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के, आपस में व्यापार को, इकॉनमी को लेकर, रिसर्च को लेकर, टेक्नोलॉजी, आर्ट को लेकर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर आपस में काम करें। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश इसके मेंबर्स हैं? नंबर 1 कजाकिस्तान, सेकंड चाइना, थर्ड किर्गिस्तान, फोर्थ रशिया, फिफ्थ तजिकिस्तान, 6 उज़्बेकिस्तान, 7th इंडिया, 8 पाकिस्तान और 9th ईरान। बाकी इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है। इसका मेन हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो वह है रशियन एंड चाइनीज़। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। यूपीएससी ने 2022 में पिछले ही साल एक सवाल पूछ लिया था। क्या था? 3 अलग अलग ग्रुप के नाम दिए गए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज़ AIIB। फिर उसके बाद में MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। पूछा गया भारत इन तीनों ही ग्रुप में से किस किस का मेंबर है? तो दोस्तों तीनों का ही इंडिया मेंबर है। SCO का तो है ही, अभी आपने पढ़ा, तो सीधा से सीधा यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत 2017 में SCO का मेंबर बना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो आपने SCO के बारे में समझा कि SCO ग्रुप क्या है। अब आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।
राइटर बोलती हैं 4 जुलाई 2023 को इंडिया ने सक्सेसफुली इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग है, 23वीं मीटिंग, उस मीटिंग को होस्ट किया। और दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं, है ना, वो यहाँ पर देखती हैं एससीओ को एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप की तरह। अब जो एससीओ के मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो सब ने मिलकर जब इस मीटिंग को अटेंड किया था, अभी 4 जुलाई को, इसी महीने की बात कर रहे हैं, तो इस मीटिंग के दौरान इन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को भी साइन किया, प्लस एक स्टेटमेंट जारी करे कि आपस में मिलकर ये देश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में कोऑपरेशन करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, आतंकवाद से साथ में लड़ने का काम करेंगे। प्लस इतना ही काम नहीं, इस समिट के अंदर अब की बार ईरान को एक फुल टाइम मेंबर बनाने का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी साइन किया गया कि ईरान अब हमारा फुल टाइम मेंबर होगा। ईरान के साथ साथ जो बेलारूस नाम का देश है, बेलारूस अभी एससीओ का ऑब्जर्वर कंट्री है, इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर कंट्री है, तो बेलारूस को भी यहाँ पर कह सकते हो ज्वाइन करने की जो एक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है कि बेलारूस को भी 2030 तक हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से विकास करना है 2030 तक, है ना, उसको लेकर भी सारे के सारे जो डिस्कशंस है वो यहाँ पर रिसेंटली मीटिंग के अंदर में हो जाते हैं। अब राइटर बोलती हैं दुनिया जिस तरीके से बदल रही है लगातार, उस बेसिस पर जो एससीओ है उसने बेहतर काम किया है। हमारी दुनिया में समय तेज़ी से बदल रहा है, इतिहास जो है वो आप देख पाओगे काफ़ी बार यहाँ पर ऐसा चेंज हुआ है जैसा पहले कभी चेंज नहीं हुआ। जो हमारी दुनिया है ना, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रही है। रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, अमेरिका चाइना आपस में यहाँ पर ट्रेड वॉर में लगे पड़े हैं, ऐसे कई सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, पूरे यूरोप के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, देश भर में यहाँ पर इकॉनमी डाउन है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड का शॉर्टेज है, क्लाइमेट चेंज है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज फेस कर रही हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस कब लड़े जा सकते हैं, जब सभी देश साथ में इकट्ठे होंगे, और वो काम एससीओ में हमने देखा है। एससीओ की मीटिंग में हमेशा ये देश सब साथ में इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो मेजर रिस्क है ना दुनिया की शांति को, वो है सारी कंट्रीज में यूनिटी ना होना। जब कंट्री में यूनिटी नहीं होगी, ऐसे स्प्लिट होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है अशांति तो बनेगी। हमें क्या करना है, हमारे लिए यहाँ पर यही है काम कि हम यूनिटी को बना कर रखें, अगर हमें यहाँ पर इस प्रकार की अशांति को ख़त्म करना है दुनिया से। इसके लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको साथ में आना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जो एससीओ नाम की बॉडी है ना, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कह सकते हो आपस में मिलकर जो एक दूसरे के इंटरेस्ट है उसको लेकर काम किया है। मेल मिलाप सभी कंट्रीज़ में बीच में देखने को मिला है। नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ को इन्होंने अपनाया है। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के अंदर में, इन्होंने यहाँ पर एक अच्छी फ्रेंडशिप को निभाने का यहाँ पर बार बार बात की है। एससीओ जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया में जो शांति और स्टेबिलिटी बनाई जा रही है, यानी दुनिया में शांति है, स्थिरता बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एससीओ का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर इनका कहना है। अब पता नहीं कैसे कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया चाइना भी हैं, प्लस इंडिया पाकिस्तान भी हैं, इनके साथ में जो रिलेशन है वो आपस में बनते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने ये बात और बोली कि जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनको एक काम करने की आवश्यकता है। आपस में अपने जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। अपने बीच के जो कम्युनिकेशंस हैं, अगेन उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। कॉपरेशन जो है आपस में मिलकर काम कर रहे हैं उसको और गहराई करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को डेवलपमेंट और रेजुविनेशन में सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तब जाके हम साथ में मिलकर एक होमलैंड बनाएंगे, तब जाके साथ में मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, तब जाके साथ में मिलकर हम यहाँ पर दुनिया की प्रॉब्लम से लड़ सकेंगे। समझ गए? ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन की। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बात और बोली है, यहाँ पर इस वाले पैरा पे आ चुके हैं अपन। ये बोलती हैं कि हमें सॉलिडेरिटी को, एकता को और इन्हेंस करना चाहिए। आपस में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो विश्वास है आपस में, उसको बना के रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड करे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है एक नया कोल्ड वॉर वाला एरा जम रहा है, हमारे कुछ नई कोल्ड वॉर जैसी जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो एससीओ के डेवलपमेंट्स हैं, इससे कई सारे जो लोग हैं वो सीख भी सकते हैं। एससीओ के जो मेंबर्स हैं, इनको आपस में ज़रूरत ये भी है कि आपस में जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को लेकर ये आपस में कोऑपरेट करें। जो आतंकवाद है उससे लड़ने में मदद करें, सेपरेटिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, जो क्राइम्स हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे कंट्रीज़ में क्राइम्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसको कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारे एरियाज़, हमारे देश सिक्योर बनेंगे, सुरक्षा बनेगी उस एरिया के अंदर में। जब टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो समझ गए। तो अगेन इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक बड़ा बॉडी बनता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद में
इनका कहना है कि हमें हमेशा बढ़ावा देना चाहिए विन टू विन कॉरपोरेशन पर। यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ हमने देखी है वो हर एक देश को फ़ायदा मिल रहा है। प्लस जो प्रोटेक्शनिज्म जैसी चीज़ें हैं, कई सारी कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज्म को अपना लेती हैं। प्रोटेक्शनिज्म दोस्तों क्या होता है कि वो जो व्यापार है वो व्यापार अपने देश से आगे नहीं बढ़ाना चाहती, अपने देश में केवल वो देश व्यापार करना चाहता है, उसमें वो ग्लोबलाइजेशन उसका बंद कर देता है, अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। तो वो प्रोटेक्शनिज्म है। वो प्रोटेक्शनिज्म कहीं ना कहीं दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर तो असर डाल ही रहा है, साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी असर डाल रहा है। वो प्रोटेक्शनिज्म जो है हमारे दुनिया में जो लोगों की हेल्थ, लोगों की जो वेलबींग है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अंडरएस्टिमेट कर रहा है। तो ये ज़रूरी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को साथ में आएँ, व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जा सकता है उसमें, पीपल टू पीपल का एंगेजमेंट कैसे अच्छा किया जा सकता है इन सभी देशों के बीच में, वो चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। एक हाई क्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर कैसे हम अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया जाए। एससीओ के मेंबर्स के बीच में कॉपरेशन होना ज़रूरी है। प्लस ये काम कर सकते हैं एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, ये यहाँ पर बात बोली जा रही है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बोला हमें ज़रूरत है मल्टीलैटरलिज्म की। अब मल्टीलैटरलिज्म क्या है थोड़ा वो समझते हैं। मल्टीलैटरलिज्म देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और बहुत सारे एंगेजमेंट की आवश्यकता है, और भी कंट्रीज़ की आवश्यकता है। ये जो ग्रुप है इसको आवश्यकता है कि और भी देश साथ में जुड़ते चले जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा ग्रुप बनकर आए, जिससे साथ में मिलकर हम दुनिया में शांति को बनाने का काम करें, दुनिया में डेवलपमेंट का काम करें, आतंकवाद से लड़ने का काम करें, देश में सिक्योरिटी का काम करें। तो एससीओ की जो सक्सेस स्टोरी है वो सक्सेस स्टोरी अच्छी है। दूसरे ग्रुप्स यहाँ पे इनसे अच्छी सीख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इनका राइटर का मानना है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि अभी ना जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो भी होने वाली है आने वाले कुछ महीनों के अंदर में। साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग, G20 समिट्स, ये दोनों यहाँ पर रखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मानी जाएंगी और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होने वाला है जहाँ पर हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर सकते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम कंट्रीज से इंडिया, चाइना है, वो सब मेजरली कंट्रीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं ब्रिक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका कहना है कि चाइना का कमिटमेंट क्या है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना की एम्बेसी में काम कर रही है। अब चाइना के कमिटमेंट के बारे में बात करती हैं ये कि चाइना क्या चाहता है। इनका कहना है कि हम लोग चाहते हैं एक कॉमन, कॉम्प्रहेंसिव और कोऑपरेटिव गोल होना, और हर एक देश यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो, अपने डेवलपमेंट के रास्ते पे अपने हिसाब से काम कर सके। प्लस जितने भी देश हैं अपने हिसाब से काम करें, लेकिन साथ में मिलकर काम करें। सिक्योरिटी के चैलेंजेस किसी भी कंट्री के प्रति नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम यूनाइटेड, इक्वल और बैलेंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप को लेकर चलें। ऐसा यहाँ पर चाइना का मानना है कि जितने भी देश हैं वो क्या करें, आपस में मिलकर इक्वल और बैलेंस पार्टनरशिप को लेकर चलें। कोल्ड वॉर जैसी मेंटेलिटी जो है ये आज के समय पर नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज के समय पर डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इसको यहाँ पर हमें फर्दर आगे बढ़ाना होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यही हमारे पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड को और ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो एक्सपैंड करेगा। वहाँ पे लोगों की राइट्स के बारे में बात करेगा, लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा। ये यहाँ पर इनका कहना है। समझ गए? तो ये था पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है वो सब मैंने आपको एक एक वर्ड समझा दिया है, यहाँ पर दे भी दिया गया है। अब आज का मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं। जो आज का मेंस का क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ पर इस सवाल को 2021 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम, जो इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है, वो आपने समझाना है। एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। इस पर्टिकुलर बॉडी का जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है भारत के लिए, वो क्या है, वो आपने बताना है। ठीक है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम दोस्तों करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
नाम आते हैं हम लोग अपने यूपीएससी काले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि G20 को लेकर दो स्टेटमेंट से सर जी बताओ कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही देखने को मिलेंगे, क्योंकि G20 ग्रुप को ओरिजिनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है जहाँ पर इन सभी देशों के यानी G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, वो सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। साथ ही साथ में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगेन ये कहीं ना कहीं भारत की जो G20 की प्राथमिकताएं हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्राथमिकता, एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये भी है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ना दोस्तों, इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।